करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स जो है कितने टाइप के होते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले देखो इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स किसको कहेंगे? यानी वैसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। द वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड equal vectors. The vectors which are equal in magnitude having same direction. Having same direction are called equal vectors. ठीक है। वैसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, इक्वल हो और उनका डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर ए। ठीक है। इसी तरह का एक और वेक्टर जिसका लेंथ भी सेम होना चाहिए, मतलब उसका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है। और डायरेक्शन भी उसका सेम होना चाहिए। जैसे ये मान लो ये है वेक्टर बी। ठीक है। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अगर सेम है तो इसको कहेंगे हम लोग इक्वल वेक्टर। याद रखोगे। जैसे कि सपोज करो अगर ये है फोर्स तो ये भी फोर्स ही होगा, है ना। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब क्या है कि अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन होगा, है ना। और डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर इस तरह का है तो इसको कहेंगे हम लोग इक्वल वेक्टर्स। तो जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। A इज इक्वल टू बी, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये वेक्टर क्या हो गया, इक्वल वेक्टर। क्लियर है, समझ में आ रही बात। जैसे देखो अगर कोई वेक्टर है, मान लो 5 न्यूटन ये 5 न्यूटन वेक्टर है। एक और वेक्टर यहाँ पे है बगल में, लेकिन ये है 5 मीटर पर सेकेंड। ये फोर्स वेक्टर है, फोर्स है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है ना। क्या दोनों इक्वल हुआ? नहीं, ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। देखो ये न्यूटन मतलब ये फोर्स को डिफाइन कर रहा है और ये वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है, इसलिए इक्वल नहीं कहेंगे। इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता हो। क्लियर है यहाँ तक? गुड। चलिए नेक्स्ट लिखिए अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट या फिर इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे? जैसे देखो ये 5 न्यूटन फोर्स है, ये है 5 न्यूटन फोर्स। ठीक है। इस डायरेक्शन में सपोज करो, साउथ डायरेक्शन में सपोज कर लेते, दिस इज साउथ, है ना। साउथ डायरेक्शन में है 5 न्यूटन फोर्स, तो इसका अपोजिट वेक्टर कौन सा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ये भी 5 न्यूटन ही होगा, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ, जी नॉर्थ की तरफ। समझ रहा है ना। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो इस टाइप के वेक्टर को क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। ठीक है ना। जैसे अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम नहीं है, बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है।
तो इसलिए ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, समझ लो ठीक से। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अगर इसको हम इक्वल करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? ए जो है बी के बराबर होगा, लेकिन कैसा? नेगेटिव ऑफ बी, समझ रहे हो? ए जो है बी के बराबर तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल वेक्टर के लिए क्या हो गया? ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। समझ में आ रही बात? तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। Two vectors are said to be opposite vectors, opposite or negative vectors। दोनों को हम लोग नेगेटिव या अपोजिट कब कहेंगे? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? जस्ट अपोजिट हो, ठीक है ना। ओके, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स if they are equal in magnitude but opposite in direction, ठीक है। डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए? जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो इस टाइप के वेक्टर को हम लोग कहेंगे नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। गुड। चलिए इसी तरह से पैरेलल वेक्टर देखो, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर दोनों देख लेते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स किसको कहते हैं? तो बहुत ही आसान है, देखो समझो। पैरेलल कब होगा दो वेक्टर? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है ना। जैसे देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर सी है। दे ऑल आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर है? सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स। ए बी सी ये सब पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। ओके। एंटी पैरेलल किसको कहेंगे? देखो एंटी पैरेलल कहेंगे डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, है ना। जैसे देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या? अपोजिट है। तो इस टाइप के वेक्टर को क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है ना। ये हो गया पैरेलल वेक्टर्स और ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर्स। द वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना। यानी एक ही प्लेन पर रहने वाले वेक्टर्स। जैसे अगर हम इस ग्रीन बोर्ड को एक प्लेन मान लें तो इस प्लेन पर देखो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी भी है, तीनों कोप्लेनर हो जाएगा। होगा क्या? नहीं, किसी भी लेंथ का। और देखो ये, हाँ ये वेक्टर देखो वेक्टर, हाँ और तो बता रहे हैं डायरेक्शन। देखो ये वेक्टर डी है, इसका तो डायरेक्शन अलग है ना, लेकिन ये भी तो, हाँ ये भी तो इसी प्लेन पर लाई कर रहा है। हाँ तो ये चार, हाँ सब ये चारों क्या हो गया? कोप्लेनर। और भी कोई सा वेक्टर ले लो, ये भी सब का सब क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स, क्योंकि एक ही प्लेन पर रह रहे हैं। एक ही प्लेन को समझ में आया ना आप लोगों को? जैसे देखो सपोज करो ये एक प्लेन है, ठीक है ना। ये एक प्लेन मान लेते हैं इसको। हाँ बता रहे हैं, प्लेन तो कहीं पे भी हो, उस प्लेन पर जो वेक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। जैसे सपोज कर लो कि ये दो वेक्टर्स हैं, 1 मिनट, ये दो वेक्टर हैं, है ना। ये दो वेक्टर, अगर ये दो वेक्टर एक प्लेन पर लाई करें, जैसे ये प्लेन है हमारे पास, इस प्लेन पर इस तरह से हम लोग इसको रख देते हैं। देखो ध्यान से, तो ये एक प्लेन पर चुके हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। 2 3 4 जितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना
जब भी कोई दो वेक्टर होगा ना, दो वेक्टर, जैसे एक और ये दो वेक्टर है, तो ये जो दो वेक्टर है हमेशा एक प्लेन पर ही होगा। दो वेक्टर्स जो होते हैं ऑलवेज फॉर्म अ प्लेन। ये दो वेक्टर आप ले लो, देखो कहीं पे भी इसको आप रखो तो ये एक प्लेन पे ही रहेगा। देखो ये दोनों वेक्टर मिलकर एक प्लेन बनाएगा। आप सोचो जरा सा, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो तो हम बीच में यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए पकड़े हुए हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी यहाँ यहीं पे रहेगा, कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात। तो ये एक प्लेन, जब भी दो वेक्टर होगा वो खुद ब खुद एक प्लेन बनाएगा। कहीं पे भी किसी भी तरह रखो एक प्लेन ये फॉर्म करेगा, है कि नहीं है। तो इसलिए दो वेक्टर्स जो होते हैं वो एक प्लेन पर रहते हैं कभी भी। हाँ, लेकिन 3 और 4 5 हो जाए तो फिर जो है कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसी प्लेन पर होगा, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे इस फिगर में A B C D E ये सब के सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर्स, एक ही प्लेन पे रहने वाला। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एक है को इनिशियल वेक्टर्स। ये भी काम की चीज़ है, को इनिशियल वेक्टर्स, यानी वैसे वेक्टर्स जिसके टेल एक ही पॉइंट पर हो, है ना, एक ही पॉइंट पर टेल हो। जैसे एक वेक्टर ए है मान लो, दूसरा वेक्टर ये है बी, तीसरा वेक्टर सी। इस टाइप से बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन तीनों का जो ओरिजिन है, जो टेल है, वो कॉमन है ना, टेल एक ही पॉइंट पे है। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। और इसके भी हम लोग को काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एक ही पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस अगर वर्क कर रहे हों तो उसका क्या मतलब फिजिक्स होगा। तो को इनिशियल वेक्टर्स किसको कहेंगे, जो एक ही पॉइंट पर जिसका टेल हो। अच्छा, लेंथ कुछ भी हो, जी हाँ, लेंथ कुछ भी हो। चलिए अब आइए, एक और वेक्टर है हमारे पास जिसको कहेंगे ज़ीरो वेक्टर। देखो ज़ीरो वेक्टर भी होता है, इसका नाम नल वेक्टर भी है। ज़ीरो वेक्टर्स और नल वेक्टर। तो देखो ज़ीरो वेक्टर किसको कहते हैं, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0, ठीक है ना, द वेक्टर, हाँ द वेक्टर which has 0 magnitude। अब देखो ये ज़ीरो वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो ज़ीरो होता है, और इसके पास डायरेक्शन क्या होता है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। मतलब अगर ज़ीरो वैल्यू है तो ये कोई सा भी डायरेक्शन ले सकता है। आई बात समझ में, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा आर्बिट्रेरी। नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, किसी भी तरफ आप बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये वेक्टर होता है। इसलिए कि देखो जब दो वेक्टर इक्वल होगा, देखो ध्यान से, मान लो ए और बी इक्वल वेक्टर्स हैं, तो जब हम लोग इसको डिफरेंस करेंगे, इसका जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी। तो वेक्टर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट भी वेक्टर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वेक्टर आ जाएगा तो ज़ीरो वेक्टर इस तरह से लिखा जाता है, इसलिए ज़ीरो वेक्टर के कॉन्सेप्ट को लगाया गया।
चलिए अब हम लोग एक लास्ट वेक्टर देखते हैं और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि सबसे ज़्यादा। दिस इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? देखो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होगा। अब देखो यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? नाम ही से स्पष्ट है कि यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। यूनिटी, द वेक्टर which has unit magnitude is called a unit vector. ठीक है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिटी होगा, 1 होगा, तो उसको हम लोग नाम देंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है? और जितने भी प्रॉपर वेक्टर्स हैं सबका अपना यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है? एवरी प्रॉपर वेक्टर हैज इट्स यूनिट वेक्टर। अब देखो इसको कैसे समझे हम लोग। देखिए, जैसे सपोज करो ये एक वेक्टर है 6 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। वेक्टर है ना, जो ईस्ट की तरफ डिफाइन हो रहा है, 6 न्यूटन है। तो इसमें अगर हम लोग यूनिट लेंथ यानी यूनिट वैल्यू लें तो इसमें से 1 यूनिट काटो, इसका 1 न्यूटन हो जाएगा। ये देखो तो ये 1 न्यूटन। अगर हम छोटा सा एक पार्ट इसका लें तो दिस इज़ 1 न्यूटन। तो ये जो 1 न्यूटन है दिस इज़ कॉल्ड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर प्रॉपर वेक्टर का ऑलरेडी पहले से है, मतलब ईस्ट की तरफ। लेकिन इसका लेंथ क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो 1 है। समझ में आ रही बात? इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये कितना होगा? तो 1 ही होगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो 6 है। क्लियर? तो हर प्रॉपर वेक्टर का अपना एक यूनिट वेक्टर होता है। जैसे सपोज कर लें कि ये वेक्टर है ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो कैसे डिफाइन होगा? वो डिफाइन होता है ए कैप से। ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको ए कैप पढ़ते हैं या इसको बोलते हैं ए हैट। ओके? ये क्या चीज़ है? दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। उसी तरह से मान लो कहीं पे है वेक्टर बी, तो इस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? तो बी कैप। बी कैप। क्लियर है? कोई सा वेक्टर कहीं पे भी हो, मान लो कोई वेक्टर है आर वेक्टर आर, इस तरह से प्रॉपर वेक्टर आर, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे डिनोट किया जाएगा? तो आर कैप। आ गया समझ में? हाँ, ये जो यूनिट वेक्टर है ये सिर्फ जो है डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होगा। ठीक है ना? इसका काम जो है डायरेक्शन बताना है। अभी हम लोग इसको देखें। हाँ, अभी देखो इसको हम लोग और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे? द यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, कोई सा भी मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब ए कैप ले लो। अगर ए वेक्टर का लेना है तो वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा ए कैप, वो रिप्रेजेंट होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मॉड्यूलस। वेक्टर ए, और ये क्या चीज़ है? मॉड्यूलस मतलब सिर्फ
हाँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड, या इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई सिंपली ए लिख दो तो ये भी चलेगा, एक ही चीज़ है दोनों। आए समझ में? बिल्कुल, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को तुमको याद रखना है जीवन भर, फिजिक्स जब तक पढ़ोगे। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसका मॉड। ठीक है, यहाँ तक आप देखो। हाँ बिल्कुल होता है। अभी हम लोग जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे उसके कंपोनेंट्स में तो वहाँ उसको सीखेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, जैसे ये वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के पास क्या क्या चीज़ है, तो वेक्टर के पास, हर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है कि नहीं? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन नीचे वाले के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। बोलो, इसके पास। तो अगर हम इसको सिंपली देखना चाहें, समझना चाहें, देखो ये मल्टीप्लाई, ये काट दो इसको, बचा क्या? सिर्फ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बचा यूनिट वैल्यू के साथ। डायरेक्शन रहा सिर्फ ना, एक्चुअली ये डायरेक्शन ही बताएगा और इसकी वैल्यू मतलब यूनिट होगी। तो किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लोग इस तरह से अब रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटू ए कैप। देखो ध्यान से, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर। इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं ना, देख। हाँ जी, हाँ, ये वेक्टर ए डिफाइन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, देखो एक चीज़ और, जैसे मान लो फोर्स है तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू एफ कैप, ऐसा लिखेंगे ना? हाँ जी, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तीन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स, वाई और जेड जो है ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो कभी बदलेगा नहीं। समझ में आ रही बात ना? एक्स, वाई और जेड ये तो मतलब प्री डिटरमाइंड एक्सेस है, जो कि जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें देखो क्या है कि एक्स डायरेक्शन के तरफ अगर कोई सा भी वेक्टर आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्स के तरफ, या अगर इधर होगा उसके नेगेटिव एक्स के तरफ हो सकता है, वाई के तरफ, नेगेटिव वाई के तरफ, जेड के तरफ, नेगेटिव जेड के तरफ। तो इसलिए क्या कर दिया गया है कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को पहले से ही डिफाइंड कर दिया गया है। एक्स एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको डिनोट करते हैं आई कैप से। समझ रहे हो? एक्स एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? आई कैप से। अगर आई कैप है किसी भी वेक्टर के साथ लगा हुआ तो तुमको समझ लेना है कि उस वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है। आई बात समझ में? उसी तरह से अगर माइनस आई है तो तुमको समझ लेना है कि उस क्वांटिटी का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ है। ओके, उसी तरह से वाई एक्सिस पे जो हाँ माइनस आई कैप होगा उधर, एक्स एक्सिस की तरफ हो गया आई, वाई एक्सिस की तरफ हो गया जे, स्मॉल आई स्मॉल जे, और जेड एक्सिस की तरफ क्या होगा? स्मॉल लेटर के कैप, आई जे के।
ठीक है, ये हम हाँ बिल्कुल माइनस जेड भी हो जाएगा। अरे ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, इसमें तो बताना मुश्किल है तुमको। ऐसे समझो ना, देखो ये दिख रहा है, ये तीनों उंगली आपस में परपेंडिकुलर कर दो, एक हो गया एक्स एक्सिस, दूसरा वाई, तीसरा जेड। किसी को भी तुम एक्स मानो, वाई मानो, किसी को भी जेड मान लो, उसमें कोई ये नहीं है। ओके, क्लियर है। और फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन भी होगा। जैसे एक्स है तो एक्स का अपोजिट एक्सिस होगा ना, माइनस एक्स एक्सिस। जेड का अपोजिट नीचे हो जाएगा उसका, है ना। उसी तरह से वाई का सबका। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता दिए आप लोगों को आई, जे और के ये तीनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स ही हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें। जी हाँ, सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं। किसको किसको बताओ? हाँ देखो, जैसे बता रहे हैं तुमको, अभी हम ये लिखना नहीं चाह रहे हैं बट आपको बता देते हैं। जैसे किसी एक वेक्टर को कंप्लीटली उसके मतलब के तीनों कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। जैसे वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए का 3 कंपोनेंट आपको मैक्सिमम मिल सकता है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। आई बात समझ में? तो वेक्टर ए को आप लिखोगे, देखो ये आप अभी नहीं समझ पाओगे, बाद में समझोगे जब एडिशन हम लोग करेंगे, लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर प्लस ए जेड वैक्टर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मतलब किसी भी प्रॉपर वेक्टर का 3 पार्ट होता है। इस वेक्टर के 3 पार्ट हैं, 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। समझ में आया? अब इसी चीज़ को ए एक्स को, इसको तुम ध्यान से देखो, ए एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, ए एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस ए वाई इंटू ए वाई कैप प्लस ए जेड इंटू ए जेड कैप। इस तरह से लिख सकते हैं ना, अभी तो देखे हम लोग पीछे लिख सकते हैं। अब देखिए आप, ये हो गया ए एक्स, और ये चीज़ जो है ये एक्चुअली है क्या चीज़, दिस इज़ द यूनिट वेक्टर किस तरफ, एक्स डायरेक्शन की तरफ। तो हम लोग इसको यहाँ पर ऐसा नहीं लिख करके डायरेक्टली आई लिखेंगे, इसी चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया आई से, इस चीज़ को रिप्लेस किया गया आई से। तो इसको करेंगे वाई जे से, ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। कुछ समझ में आया? ओके, ये हम इसको डिटेल्स में बताएंगे आगे। अभी तो चूँकि आपने पूछा तो हम बता दिए, तो ये ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जरा सा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो है छोटी छोटी बात, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आगे बहुत बड़ा ट्रबल करेगा ये। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या चीज़ है? किसी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे मेजर किया जाए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और पढ़ते हैं, तब ये ठीक रहेगा। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को पैरेलल मतलब कि कहीं भी शिफ्ट करके ले जा सकते हैं, इसमें कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे ये वेक्टर है, मान लो ए, इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका लेंथ है अपना जो भी है मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख देंगे, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। सिर्फ क्या करना है, डायरेक्शन और लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। यहाँ पे एक वेक्टर है, मान लो इसको उठा के तुम लंदन ले जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन
वो सेम होना चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे अब मतलब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। इसको उठा के कहीं पे भी ले जाओ, यहाँ पे ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आए समझ में? पैरेलल शिफ्टिंग क्लियर है? कहीं पे भी किसी वेक्टर को उठा के स्पेस में ले जाया जा सकता है। सिर्फ ध्यान क्या देना है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो और डायरेक्शन चेंज नहीं हो। चलिए नेक्स्ट लिखिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कैसे डिफाइन होता है। जैसे सपोज करो ये एक वेक्टर है ए और एक और वेक्टर है बी, किसी भी डायरेक्शन में अलग अलग। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा मेज़र करो। आपसे को मापने के लिए कहा गया, तो कैसे हम लोग इसको मेज़र करेंगे, कैसे बताएंगे कौन सा एंगल है? तो देखिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम टेल से टेल मिलाएंगे या फिर हेड से हेड मिलाएंगे, दोनों काम कर सकते हैं। टेल से टेल मिलाओ या फिर हेड से हेड मिलाओ। तो सिंपली एक चीज़ याद रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या मिलाएंगे? टेल टू टेल। टेल टू टेल ज्वाइन करो, वेक्टर को ज्वाइन कर दो टेल टू टेल। तो कैसे करेंगे भाई? तो शिफ्ट कर लेंगे। अभी तो देखा ऊपर पैरेलल शिफ्टिंग, किसी भी वेक्टर को कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। तो या तो ए को ले जाओ बी के पास, या बी को उठा के ले आओ ए के पास। समझ में आ रही बात? अरे मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ देखो, अच्छा और अच्छे से समझो। सबसे पहला काम क्या है? टेल टू टेल ज्वाइन करना। तो एक इस वेक्टर का टेल यहाँ पे है, इस वेक्टर का टेल यहाँ पे है, दिख रहा है ना? तो पहला काम है टेल से टेल को ज्वाइन करना। तो कैसे करेंगे? तो उठा के ले जाना पड़ेगा ना, तभी तो कर पाओगे। तो इसको हम हाँ उठाते हैं, देखो ध्यान से देखना, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐसे करके शिफ्ट कर रहे हैं। ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये वेक्टर बिल्कुल एक ही वेक्टर है, ठीक है? हमने शिफ्ट किया हुआ है, हाँ, इसलिए कि हमने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो ये वाला वेक्टर यही वाला है, इसलिए आप देखो समझो, यहाँ वेक्टर ए था, यहाँ वेक्टर बी था, उठा के यहाँ पे ले आए। क्लियर है? चलो इसको नहीं बिठाता। अब तुम जैसे ही टेल से टेल मिलाओगे तो एंगल फॉर्म होगा, दो ठो एंगल फॉर्म होगा, एक इधर से भी होगा, एक इधर से भी तो होगा, नहीं होगा रे? दोनों एंगल बनेगा ना, एक इधर भी एक इधर भी। तो कौन सा एंगल होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? तो याद रखोगे स्मॉलर, छोटा वाला जो एंगल होगा, दैट एंगल विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसको हम लोग एंगल नहीं बोलेंगे, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है? हाँ अच्छा चलो, अब एक एग्जाम्पल करते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग बंद करेंगे। देखो अब देखो, ये हो गया, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ये है सपोज करो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ध्यान देना, ये वेक्टर ए है, दिस इज एंगल 45 डिग्री। दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है और दिस एंगल इज 60 डिग्री। दिख रहा है आपको? हेड टेल सबका दिख रहा है ना? यहाँ पे टेल है, बी का टेल, यहाँ बी का टेल है, यहाँ पे हेड है, और ए का टेल यहाँ पे है, हेड यहाँ पे है।
तो आप फाइंड करो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, बताओ जल्दी से। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? शिफ्ट करो वेक्टर को, देखते हैं, चेक करते हैं। 75 डिग्री, ओके। और किसी का कुछ आया? किसी एक को शिफ्ट करना है, तो मेरे लिए आसान क्या है कि बी को उठा करके ए के टेल पे लगा दो, तो सिंपली खाली इसको आगे बढ़ा दें, है ना? क्या? अरे इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना है ना, पैरेलल मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर ये वेक्टर बी है तो इसको आगे बढ़ा दिया इस तरह से, इसका टेल यहाँ पे आ गया और हेड यहाँ पे आ गया। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री भी लगाओ। अगर ये एंगल 60 है तो क्या ये भी 60 होना चाहिए? अपोजिट, हाँ, अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी। हाँ, अब देखो टेल टू टेल ज्वाइन हो चुका है ए और बी का। अब तुम बता सकते हो, सो दिस एंगल इज कॉल्ड दी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। तो कितना हो गया? 105। थीटा इज 105 डिग्री। बोलो क्लियर है? ओके, चलो एक और एग्जांपल करो। दिस इज 30, ये 30 डिग्री है यहाँ पे। ये वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और दिस एंगल इज 70 डिग्री। और यहाँ पे एक वेक्टर ये है सी, दिस एंगल इज 35 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच कितना एंगल बताओ? बी एंड सी के बीच कितना है बताओ? और ए और सी के बीच कितना है बताओ? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, देखो देखो, ठीक जा रहे हो। देखो इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं होनी चाहिए, शायद क्यों, बिल्कुल कंफर्म बात करो ना। देखो, अरे क्या करना है, टेल से, हाँ देखो यहाँ, हाँ ओके, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले हम ए और सी का निकाल लेते हैं, बिकॉज ए और सी का टेल मिला हुआ है। ए और सी का टेल मिला हुआ है ना। ये एंगल 90 है, ए और सी के बीच। हाँ देखो, 35 प्लस 90 प्लस 30, तो कितना हो गया? दिस इज योर आंसर। ये है ए और सी के बीच। अब बारी है ए और बी या बी और सी। तो अब क्या करना है, बी का टेल तो यहाँ पे है, इसको शिफ्ट करो ऊपर उसी लाइन पे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए। दिस इज बी, इसको बी मान लें। अगर ये, हाँ ये 70 है तो अपोजिट एंगल ये वाला 70 होगा। दिस एंगल इज 70। देखो यहाँ पे, अरे ये 70 है ना यार, तो इसका अपोजिट यहाँ पे 70 हो गया। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया बताओ? 100। यस, 70 प्लस 30, 100 डिग्री। अब क्या बचा? बी और सी के बीच, बताओ कितना होगा? गुड। देखो, हाँ ये ऑलरेडी 70 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये 20 है और ये 35। समझ में आ रहा है?
हाँ 20 डिग्री प्लस 35 डिग्री, सो इट कम्स टू बी 55 डिग्री। सर हो गया। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्लियर है बिल्कुल? हाँ ओके। अब हम लोग